हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर्स के बारे में। हमारे घर पे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनमें से हर एक की अलग अलग वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स होती है। पर हमारे घर पे जो वोल्टेज सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट्स के अराउंड होती है। पर जो डोर बेल है उसकी रिक्वायरमेंट होती है 6 वोल्ट्स की। उसी तरीके से हमारा जो टीवी है उसकी रिक्वायरमेंट होती है 10,000 वोल्ट्स की। अब इस 220 वोल्ट्स को 6 वोल्ट्स और 10,000 वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे कहते हैं ट्रांसफार्मर्स। डेफिनेशन जाने तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस बाय विच द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। और एक पॉइंट है कि अगर ये 220 वोल्ट्स हमारे घर पे 50 हर्ट्ज पे सप्लाई हो रहा है, जो ट्रांसफार्मर है वो जो आउटपुट देगा वो भी 50 हर्ट्ज पे ही होगा। अब ट्रांसफार्मर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसके बारे में समझते हैं। एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे काम करता है एंड वो दो कॉइल्स का इस्तेमाल करता है, एक प्राइमरी कॉइल, दूसरा सेकेंडरी कॉइल। जो हमें इनपुट है जिसे कि हमें कन्वर्ट करना है हाई वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज में, वो प्राइमरी कॉइल के ऊपर अप्लाई किया जाता है एंड जो आउटपुट है वो सेकेंडरी कॉइल से लिया जाता है। ये काम कुछ ऐसे करता है कि जब भी हम एक वेरिंग ईएमएफ अप्लाई करते हैं प्राइमरी कॉइल पे, प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट होता है एंड उस मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है और वो मैग्नेटिक फ्लक्स डिटेक्ट होता है सेकेंडरी कॉइल से एंड उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसका प्रिंसिपल कुछ ऐसा होगा कि इनपुट प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है जिससे कि सेकेंडरी कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो जाता है एंड वो एज एन आउटपुट मिल जाता है सेकेंडरी कॉइल से। अब ट्रांसफार्मर्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर्स का बेसिक डायग्राम ये होता है कि ये यहाँ से इनपुट होता है, यहाँ से अल्टरनेटिंग एसी करंट सप्लाई किया जाता है और ये एक प्राइमरी कॉइल होती है, इसे कहा जाता है कोर, और यहाँ से हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट होता है वो मिलता है। अब ट्रांसफार्मर्स में भी कई टाइप के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स के बारे में। ट्रांसफार्मर्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझे तो इनपुट लाइन के अलावा इनमें एक होता है प्राइमरी कॉइल जो कि ये है, और एक होती है सेकेंडरी कॉइल। इनमें सिग्निफिकेंस बात ये होती है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से अलग होते हैं। प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ये हमेशा अलग होते हैं। तो हमें जो भी इनपुट मिलता है वो हमेशा प्राइमरी कॉइल पे अप्लाई होता है, हमेशा जो भी आउटपुट मिलता है वो हमें सेकेंडरी कॉइल से मिलता है। एक नोट करने वाली बात यह है कि जो भी फ्रीक्वेंसी का करंट यहाँ अप्लाई किया जाता है हमें जो आउटपुट मिलता है वो भी उसी सेम फ्रीक्वेंसी का आउटपुट मिलता है। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे हम हमेशा एसी इनपुट देते हैं और कभी भी डीसी करंट हम नहीं दे सकते ट्रांसफार्मर्स को, क्योंकि ट्रांसफार्मर्स सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के साथ ही काम करता है। क्योंकि अगर डीसी करंट सप्लाई किया जाएगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्राइमरी कॉइल के अराउंड होगी वो कांस्टेंट होगी और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्रिएट नहीं होगा एंड सेकेंडरी हमारी जो सेकेंडरी कॉइल है वो कोई भी तरीके का आउटपुट डिटेक्ट नहीं कर पाएगी और हमें आउटपुट मिलेगा जीरो। इसलिए डीसी करंट को कभी भी ट्रांसफार्मर्स के साथ यूज नहीं किया जाता है। अब कंस्ट्रक्शन को डिटेल में समझे तो एक ट्रांसफार्मर में हमेशा एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक कोर होता है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। ये तीन मेजर कंपोनेंट मिला के बनता है एक ट्रांसफार्मर। और एक कोर हमेशा थिन लैमिनेटेड आयरन शीट्स को कंबाइन करके बनता है। इन थिन शीट्स को लैमिनेट करने का रीज़न ये है कि इनके फंक्शनिंग के वक्त लॉस ऑफ एनर्जी को प्रिवेंट करा जा सके और जो एडी करंट्स है उनको भी प्रोड्यूस होने से रोका जा सके। और प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में एक रिलेशन होता है, टर्न रेशियो कहा जाता है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ये रेशियो को वेरी करके हम एक ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस को भी वेरी कर सकते हैं। और जो कोर होता है वो सॉफ्ट आयरन से इसलिए बनाया जाता है ताकि लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हिस्टेरेसिस इन द कोर गेट्स मिनिमाइज्ड। और एक क्लोज्ड कोर को यूज़ करने का लॉजिक ये है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रिएट होती हैं फंक्शनिंग के वक्त वो सारी की सारी कोर के अंदर ही रहे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेकेंडरी कॉइल के द्वारा डिटेक्ट हो सके, इसलिए हमेशा एक क्लोज्ड कोर लूप ही यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग। तो जब भी कभी एक अल्टरनेटिंग पावर सोर्स प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट किया जाता है जिसके वजह से और वेरिंग करंट जो फ्लो होना शुरू हो जाता है इस लूप के अंदर, जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना शुरू हो जाती है इस कोर के अंदर। और वो मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है क्योंकि जो करंट अप्लाई हुआ है वो एसी करंट है एंड जो कि वेरी करता है। उसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्रिएट हो रही है वो भी एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है जो कि सेकेंडरी कॉइल जो होती है वो डिटेक्ट करती है एंड जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। हमें इस तरफ भी एक इंड्यूस ईएमएफ देखने मिलता है उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। अब नोट करने वाली बात यह है कि जो प्राइमरी इनपुट पे जो फ्रीक्वेंसी लगाई गई थी सोर्स की वो सेम फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ मिलेगी। इसीलिए एक रिलेशन समझे तो ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी कॉइल वो इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। इसको सिंपलर फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है कि ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल अपॉन ईएमएफ अपॉन अक्रॉस प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल number of turns in primary coil।
और जैसे कि हम जानते हैं कि NS/NP इक्वल टू होता है टर्न रेशो के। हैंस अगर हमें कभी भी EMF अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल निकालना है तो हम सीधा EMF अक्रॉस प्राइमरी कॉइल को टर्न रेशियो से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसलिए कहा गया था कि जो नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं प्राइमरी कॉइल्स और सेकेंडरी कॉइल्स में, उसमें एक अच्छा खासा उसमें एक रिलेशन है और वो काफ़ी यूज़फुल है। इसलिए कहा गया है कि जो नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं उनका काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस पे। जो आउटपुट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है जो रेशो है, जो नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ EMF अप्लाइड एट द प्राइमरी कॉइल, जो कि यहाँ पे जो EMF लगाया अप्लाई किया गया उसका जो मैग्नीट्यूड है उस पे, और नंबर ऑफ टर्न्स, ये दो मेजर फैक्टर्स है जो ट्रांसफार्मर के आउटपुट को डिक्टेट करते हैं। और जो एक आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है एंड जो आउटपुट होता है वो इक्वल टू इनपुट के होता है। इसका मतलब पावर इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू प्राइमरी कॉइल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ES/IS इक्वल टू EP/IP। अगर इस इक्वेशन को इस रिलेशन में लिखे तो ये कुछ होगा IP/IS इक्वल्स टू ES/IP। ये हो गया हमारा रिलेशन। अब ट्रांसफार्मर्स की हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया और वर्किंग पढ़ लिया। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स। आज हम समझेंगे दो टाइप के ट्रांसफार्मर्स के, एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स एंड दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। फर्स्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के एक मेजर डिफरेंस ये है कि उनके जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स में वो अलग होते हैं। सो स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है, प्राइमरी कॉइल के जो टर्न्स होते हैं वो हमेशा सेकेंडरी कॉइल के टर्न से कम होते हैं। उसी तरीके से जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी कॉइल के जो टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल। अब स्टेप अप इसे नाम क्यों दिया गया वो समझते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में मेजर डिफरेंस ये है कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है कम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ज़्यादा अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो ज़्यादा अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे 220 वोल्टेज, और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी कॉइल में होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल। इसका मतलब जो टर्न रेशियो होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, और जो करंट होता है प्राइमरी कॉइल में वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल। इसीलिए हमेशा जो प्राइमरी कॉइल के जो वायर्स होते हैं उसे थिक रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल, ताकि वो उस करंट को केटर कर सके। इसी तरीके से जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न जो प्राइमरी कॉइल में होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल के जो वायर होता है उसे थिक रखा जाता है ताकि वो करंट को केटर कर सके। और यहाँ पे जो टर्न रेशियो होता है उसे वो हमेशा लेस देन 1 होता है। अगर पहले हमने जो पढ़ा रिलेशन उसके अकॉर्डिंग लिखें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमेशा EMF इंड्यूस जो होता है वो ज़्यादा होता है सेकेंडरी कॉइल में, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल। एंड जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल, और जो करंट होता है वो प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा होता है और उसकी थिकनेस भी ज़्यादा रखी जाती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल। उसी तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में EMF इंड्यूस्ड होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल, और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो भी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल। जो करंट होता है वो भी सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल। अब हम मेजर डिफरेंसेस देखते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स में। सो हमने डिफरेंसेस देखे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स के। सो पहला मेजर डिफरेंस ये था कि ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो AC वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है और करंट को डिक्रीज़ कर देता है। उसी तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसका अपोजिट करता है, जो AC वोल्टेज है उसे ये डिक्रीज़ कर देता है एंड जो करंट है उसे इंक्रीज़ कर देता है। एंड जो नंबर ऑफ टर्न्स है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के वो ज़्यादा होते हैं सेकेंडरी कॉइल में एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल, वेरएस जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वहाँ नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी कॉइल है वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल की वायर की थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल, एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसका अपोजिट होता है। सेकेंडरी कॉइल की जो वायर थिकनेस है वो ज़्यादा होती है। और यूजेस देखें तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो टेलीविजन्स में यूज़ होता है, एक्सरे मशीन्स में यूज़ होता है, एंड जो स्टेशंस होते हैं जहाँ पावर जनरेट होती है वहाँ यूज़ होता है। एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो
तो ये कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, बेल्स में यूज़ होता है, बल्ब्स में यूज़ होता है एंड इलेक्ट्रिक बेल्स में भी यूज़ होता है। अब एक एग्जांपल अगर हम सॉल्व करके देखें तो अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है कि रन अ 6 वॉट 11 वोल्ट बल्ब विथ मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट्स। सो अगर हमें ये टारगेट अचीव करना है कि एक 6 वॉट और 11 वोल्ट्स का एक बल्ब है और हमारे पास पावर सप्लाई है 220 वोल्ट्स की, तो हम ये कैसे रन कर सकते हैं? हमें इसके लिए ज़रूरत होगी एक ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करने के लिए हमें इसका एक सॉल्यूशन निकालना होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बल्ब की जो वोल्टेज है वो 11 वोल्ट्स है, वेरएज हमारे पास जो मेन सप्लाई है उसकी 220 वोल्ट्स है। सो हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे ताकि हम इस वोल्टेज को कम कर सकें और 11 वोल्ट्स तक ला सकें। सो ये टारगेट अचीव करने के लिए और गिवन लिख लेते हैं। गिवन है कि जो पावर होगी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा प्राइमरी कॉइल के अराउंड, वो होगा 220, क्योंकि हम ये एज ए इनपुट देंगे और हमें आउटपुट चाहिए है सेकेंडरी कॉइल के अराउंड जो कि है 11 वोल्ट्स। और जैसे कि हमने पहले फॉर्मूला देखा था कि ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू टर्न रेशियो। अगर हमारे पास ई एस और ई पी है तो हम इसका टर्न रेशियो ढूंढ पाएंगे। तो इसे फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू अपॉन ई पी 11 अपॉन 220, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1/20 आएगा। तो n इक्वल टू 1/20। सो हमें नंबर ऑफ टर्न्स मिल गए हैं। अब अगर हम बेसिक कंस्ट्रक्शन देखें ट्रांसफार्मर का, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, सो नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी कॉइल में होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में कम होते हैं। तो जो n हमें टर्न रेशियो मिला है, इसका मतलब ये है कि NS अपॉन NP इक्वल टू 1/20। इसका मतलब number of turns in primary coil would be 20 times of number of turns in secondary coil। हम जो भी ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करेंगे उसमें ये हमें क्राइटेरिया फिल करना होगा। अगर हमें 220 वोल्टेज को 11 वोल्ट तक लेके आना है, ये बल्ब हमें चलाना है तो। और यहाँ पे दिया गया है कि पावर आउटपुट है इसकी 6 वॉट्स। सो अब हम पावर निकालेंगे इस फॉर्मूला का यूज़ करके। सो इस पावर को यूज़ करके हम करंट निकालेंगे प्राइमरी कॉइल के अराउंड। एट प्राइमरी कॉइल विल बी 6 वॉट अपॉन 220 वोल्ट्स, जो कि यहाँ दिया है। तो 0.027 एम्पियर यानी कि 27 मिली एम्पियर। और सेकेंडरी कॉइल के अराउंड जो करंट होगा उसे देखते हैं 6 वोल्ट्स अपॉन 11 वोल्ट्स, जो कि आंसर होगा 0.5 एम्पियर। जैसे कि हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि जो करंट होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इंक्रीज़ कर देता है एंड वोल्टेज डिक्रीज़ कर देता है। सो हमें यहाँ पता चलता है कि जो वोल्टेज था 220 वोल्ट से 11 वोल्ट ले आया है। सो 220 वोल्ट से 11 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर देगा एंड जो करंट है वो जो प्राइमरी कॉइल में जो कम था 0.027 एम्पियर, उसे 0.5 एम्पियर तक इंक्रीज़ कर देगा। सो ये था एक एग्जांपल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। उसी तरीके से स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी फंक्शन करता है। सो हमने देखा कि कैसे 220 वोल्ट से 11 वोल्ट्स पे ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज कम कर दिया एंड 0.027 एम्पियर से 0.5 एम्पियर करंट को इंक्रीज कर दिया। तो उसी तरीके से किसी भी टाइप के अप्लायंसेस के लिए हम करंट और वोल्टेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर्स को यूज़ करके। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं वो कई जगह यूज़ होते हैं। मेजरली स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन स्टेशंस पे यूज़ होते हैं, टेलीविजन्स में यूज़ होते हैं, वायरलेस सेट्स में यूज़ होते हैं और एक्सरे मशीन्स में यूज़ होते हैं, जहाँ पे हमें वोल्टेज को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत होती है। वैरस जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक बेल्स, नाइट इलेक्ट्रिक बल्ब्स, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, जहाँ की कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। और ये पावर स्टेशंस के जो सब स्टेशंस होते हैं वहाँ पे भी यूज़ होते हैं, क्योंकि जो मेन ग्रिड होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज में करंट होता है, वेरस जो लोगों के घर हैं उनमें कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स का अक्सर यूज़ किया जाता है। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।